नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की कवायद तेज, सीएम केजरीवाल ने किया देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन। दिल्ली के भलसपा डंपिंग साइट का बड़ा हिस्सा गिरकर टूटा, कई झुग्गीनुमा मकान ध्वस्त। नहीं आएगी तीसरी लहर, दिल्ली यूपी को मिलेगा कोरोना से छुटकारा, पद्मश्री वैज्ञानिक का दावा। और अफगानिस्तान लौट सकते हैं अशरफ गनी, शरणार्थियों में जगी उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्मोक टावर का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि देश का पहला इस तरह का स्मोक टावर होगा जो काफ़ी दूर तक हवा को प्रदूषण से साफ हवा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाती है। देखिए स्मोक टावर कैसे काम करेगा और कैसे दिल्ली के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है। एनबीसीसी ने इस पे पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की देखरेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये प्रयास है, और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफ़ी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं, और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
बाहरी दिल्ली में बने भलसवा डंपिंग साइट का एक बड़ा हिस्सा गिरकर टूट गया, जिससे कई झुग्गीनुमा मकान मलबे में दब गए। फिलहाल यहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस वजह से डंपिंग साइट का एक बड़ा हिस्सा गिरा। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है कि भलासवा डंपिंग साइट का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे कई झुग्गीनुमा मकान मलबे में दब गए। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दरअसल इस डंपिंग साइट के पास झुग्गीनुमा कई मकान बने हुए हैं, जिनमें लोग भी रहते हैं। अचानक से जब मलबा गिरा तो लोगों के घरों के दरवाजे तक बंद हो गए। लोगों को सीढ़ियों द्वारा घरों की छत से निकाला गया। गनीमत ये रही कि कोई जान हानि नहीं हुई है। हादसा कितने बजे के हुआ था? 7 बजे। तो आप यहाँ पानी भरने पानी में रोटी बनता था, अंदर में रसोई बाकी अब कोई नहीं निकाला था, पूरा दब गया था, गिरा दबा था। अच्छा, आपके अलावा और कोई लोग दबे थे? नहीं, बच्चे लोग बाहर था, पानी भरने लगे था। तो आपको कैसे निकाला गया? पब्लिक ने निकाली। हाँ। कोई और भी लोग थे यहाँ? नहीं, खाना बना रहे थे, इनको अपना बचाव देखेंगे कि दूसरों को देखेंगे? कोई और भी बच्चे इसमें दबे हुए? बच्चे हाँ पानी भरत होगा, दबल होगा। रोड है, मेरा सारा सामान नुकसान गया अंदर। कितने का नुकसान हुआ होगा? 9-10 घर का नुकसान। ये सुबह 7 बजे का हादसा है। अच्छा, कितने लोग इसमें दबे हुए थे? अब ये तो हम नहीं देखे हैं कि कितने लोग दबे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों जो घर में फंसे हुए थे, लेडीज जो घर में फंसी हुई थी, उनको जीना लगा लगा के निकाला गया है। ठीक है, और हो सकता है कोई दबा हो, कोई बच्चे दबा हो, कोई पता नहीं है। दूसरी बात है कि ये जिसके भी अंदर में आया हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमारे जो नुकसान हो रहा है, जब हमने इसका एप्लीकेशन साल भर पहले ऑफिस में पहुंचा रखे हैं लिख के, तो उस पे आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? जो आज आ रहे हैं ये लोग उठ के, आज से पहले तो कभी देखने नहीं आए। बता दे, भलासवा लैंडफिल साइट के पास श्रद्धानंद कॉलोनी की झुग्गियों की तरफ से ये मलबा गिरा है। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके में हुई तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद से हर कोई डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ और हिस्सा भी उनकी तरफ आ गिरे। फिलहाल प्रशासन द्वारा यहां मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश के दौरान पूरी डंपिंग साइट दलदल में तब्दील हो गई है, जिससे और भी ज्यादा इस डंपिंग साइट का हिस्सा गिरने का डर बना हुआ है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि अब देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ना के बराबर है। इनकी माने तो देश ने जिस तरह से दूसरी लहर का दंश झेला है, ऐसा कुछ तीसरी लहर को लेकर नहीं होने वाला। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना का कहर झेल रहे देश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब देश कोरोना की तीसरी लहर से नहीं जूझेगा। जी हां, कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होना बताया जा रहा है। वहीं महामारी को लेकर नई स्टडी कर रहे प्रोफेसर अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर कहा है कि संक्रमण अब लगातार कम होगा, जिससे यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य लगभग मुक्त हो जाएंगे। स्टडी के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव केस अक्टूबर तक 15,000 के करीब रहेंगे। हालांकि राजधानी में तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार ने उचित प्रबंध कर रखा है। कई टेम्पररी अस्पताल बनाए जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लांट को भी लगाया गया है। बहरहाल ये तो खुशखबरी है कि कोरोना की तीसरी लहर से देशवासियों को नहीं जूझना होगा, लेकिन
फिर भी लोगों को चाहिए कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अफगानिस्तान में भारी जन विद्रोह का सामना कर रहे तालिबानियों ने एक और नई चाल चली है। तालिबानी नेताओं ने अफगान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को फिर से काबुल आने का न्योता दिया है। तालिबानियों ने कहा है कि अगर ये लोग चाहें तो काबुल आ सकते हैं और इन्हें आम माफी मिल जाएगी। आखिर क्या है इसके पीछे तालिबानियों की चाल और कैसे जन विद्रोह को दबाने के लिए लोग इन दोनों बड़े नेताओं को काबुल आने के लिए कह रहे हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह काबुल लौट सकते हैं। दरअसल तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को माफी देने का ऐलान किया है, जिसके लिए तालिबान ने कहा है कि ये दोनों नेता वापस काबुल आ सकते हैं। बता दें, अशरफ गनी इस समय दुबई में जीवन बिता रहे हैं। वहीं सालेह ने अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी को अपना गढ़ बना लिया है, जहां से वो तालिबानियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं भारत में भी अफगानिस्तान संकट को लेकर चर्चा जोरों पर है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पर तालिबान का कितना असर पड़ेगा। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अफगानिस्तान और इसके कई शहर अलग अलग नामों से वर्णित हैं। उसी अफगानिस्तान में आज आतंक पल रहा है और हर तरफ दहशत का माहौल है। आतंकी संगठन तालिबान पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है और 15 अगस्त को पूर्ण रूप से देश की सत्ता हथिया ली है। तालिबान ने अफगानिस्तान से उसका नाम, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी, बल्कि कई अच्छे रिश्ते भी छीन लिए हैं, जिनमें से एक है भारत के साथ अफगानिस्तान का रिश्ता। बहरहाल तालिबान को भारत मान्यता दे या नहीं, इस पर भी कई मत अड़े हुए हैं, क्योंकि तालिबान से भारत के संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की मिलीजुली राय ये है कि तालिबान को मान्यता देने के लिए भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं तालिबान समय समय पर अपने बयान भी लगातार बदल रहा है, जिससे कई देशों के आगे संकट खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।